हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़े थे, जो कौन कौन से कारक वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में पढ़े थे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाइट ऑफ द सी लेवल, डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स, ह्यूमिडिटी, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक जोन के बारे में। On the basis of temperature and rainfall, the earth can divide into 3 climatic zone। वर्षा और तापमान यानी कि रेनफॉल और टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी को 3 क्लाइमेटिक जोनों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है टोरिड जोन, जिसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। दिस जोन इंक्लूडेड द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ईस्ट 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23 होल 1/2 डिग्री साउथ। यानी कि यह जो एरिया है, ये यानी कि टॉरिड जोन का जो एरिया है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में। ये दोनों एरिया लाइज करता है टॉरिड जोन में, है ना। और यह एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दे आर सिचुएटेड इज द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। और यह जो एरिया है इक्वेटर के नज़दीक होता है, और इक्वेटर के पास अत्यधिक गर्मी होती है और पोल के पास ठंडी होती है ना। तो इक्वेटर के पास नज़दीक स्थित होने के कारण यह सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है ना, हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ है। एंड दिस रीजन इज हाई ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। इंडिया कहाँ स्थित है? तो ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। इसका कुछ एरिया आपका टॉरिड जोन में आता है और बाकी कुछ एरिया टेम्परेट जोन में। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन किसको कहते हैं? द दिस जोन इंक्लूडेड एरिया बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। कहता है यह जो एरिया है टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच वाला एरिया है। फ्रिजिड जोन सबसे ऊपर पोल के पास और टॉरिड जोन सबसे नीचे इक्वेटर के पास। और जो बीच वाला एरिया आपको जो पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, स्काई कलर का, वो टेम्परेट जोन नीचे भी है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो टेम्परेट जोन आपका, टेम्परेट जोन जो है रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ 27 डिग्री एंड आर्कटिक सर्किल ऑफ 66 डिग्री। यानी 27 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ, 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल तक यह क्षेत्र टेम्परेट जोन में आता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक उसी तरह नीचे आपका, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 27 डिग्री साउथ से लेकर अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री साउथ तक आपको टेम्परेट जोन में आता है ना। एंड एकोमोडेशन ऑफ टू अदर टू जोन। इसके अलावा और कंपेयर टू द अदर टू जोन, दो जोन के अलावा यह जो रीजन है टेम्परेट जोन का हैव ए मिल्ड क्लाइमेट। यहाँ मिल्ड क्लाइमेट होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा हॉट और ना ही ज़्यादा कोल्ड, यानी कि मीडियम, है ना, मीडियम क्लाइमेट होता है। ना तो ज़्यादा हॉट होता है, ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना। इसीलिए इसे टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। द फ्रिजिड जोन इज द पोलर जोन। फ्रिजिड जोन को पोलर जोन भी कहा जाता है। 66 डिग्री आर्कटिक सर्किल नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, और नीचे आपका 66 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, यानी कि साउथ पोल तक आपका ये फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन कहलाता है। और जो ऊपर होता है वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहलाता है। ऊपर का एरिया जो 66 डिग्री आर्कटिक सर्किल से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, नॉर्थ पोल तक आपका ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहलाता है। और 66 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक आपका साउथ फ्रिजिड जोन कहलाता है। इसे फ्रिजिड जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोल के नज़दीक होता है और यहाँ सबसे ठंडा होता है ना, इसीलिए इसे फ्रिजिड जोन का नाम दिया गया। दो एरिया है वे पोलर क्लाइमेट, दोनों में पोलर क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी बर्फीली जलवायु, विच मेक्स द एरिया वेरी कोल्ड, जिसके कारण वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया क्लाइमेटिक जोन के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग क्लाइमेट। हम क्लाइमेट को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। तो ऐसे 2-3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्लाइमेट को मापते हैं। कभी कभी तो हम क्लाइमेट को मापने के लिए टेम्परेचर का मापन करते हैं, कभी वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, कभी वर्षा को मापते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से और समझेंगे। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का प्लेस का क्लाइमेट जानने के लिए हैव टेक इनटू अकाउंट ऑफ द टेम्परेचर प्रेशर एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन बाय द प्लेस। उस जगह पर कितना टेम्परेचर है, कितना एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, ये सभी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। दिस थिंग हैव टू मेजर अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंसली, और यह चीज़ को मेजर कर उसे अलग से तरीके से रिकॉर्ड कर रखा जाता है और उसी के आधार पर बताया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा। एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजरिंग देम, उसको मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग होता है, एयर प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है, जबकि वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। तो हम बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ए थर्मोमीटर यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मोमीटर का इस्तेमाल तापमान को मापने में किया जाता है। इट इज़ मेजर टू डिग्री इन डिग्री, से डिग्री में मापा जाता है। एंड देयर आर द 2 डिफरेंट स्केल्स ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर, कहता है टेम्परेचर को 2 डिग्री में अलग अलग स्केल में मापा जाता है। सेल्सियस, जिसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, और दूसरा फ़ारेनहाइट। आगे है आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर यूज टू मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एरिया, किसी भी एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन मेजर द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर यूजिंग वाटर, एयर एंड मरकरी। कहता है कि मेजरिंग द एयर प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर के द्वारा जो भी एयर प्रेशर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको मेजर किया जाता है इसके द्वारा, है ना। बाय द एटमॉस्फेयर एंड बाय यूजिंग, इसका इस्तेमाल क्या मापने में क्या क्या इस्तेमाल होता है, वाटर का, एयर का और मरकरी एक लिक्विड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में। आगे आपका रेन गेज। एंड द रेनफॉल ऑफ एन एरिया मेजर बाय द हेल्प ऑफ द रेन गेज, कहता है किसी भी जगह का रेनफॉल को मापन रेन गेज से किया जाता है। एंड रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज ए ऑडोमीटर या प्लूवियोमीटर, कहता है रेन गेज को ऑडोमीटर और या प्लूवियोमीटर कहा जाता है। इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेट्रोलॉजिस्ट, भूगोल शास्त्री द्वारा मेजर किया जाता है। गैदर द मेजर अमाउंट ऑफ रेन ओवर सेट ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितनी वर्षा हुई, इसके बारे में आपको रेन गेज हमारे मेट्रोलॉजिस्ट लोग मेजर करते हैं। आगे आपका है एक छोटा सा एक्टिविटी आदिति और वेंकट का, जिसमें पूछा गया दीदी व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो वेंकट बोलता है टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इज, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इज। कहता है इस इफेक्ट को समझने से पहले तुम्हें समझना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ए ग्रीन हाउस इज ए ग्लास रूम, ग्रीन हाउस एक ग्लास रूम होता है वेयर ग्रोइंग प्लांट, जहाँ की पौधे ग्रो किए जाते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट इंटर थ्रू द ग्लास बॉल, दिन के समय में सनरे जो होता है वो ग्लास के द्वारा इंटर होता है रूम में, और वह टेम्परेचर को रात्रि में बनाए रखता है और पौधों को ख़राब होने नहीं देता है। तो इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है ना। उससे हीट बाहर नहीं जा पाता, उसी रूम ग्लास हाउस के अंदर रूम टेम्परेचर बना रहता है। दिस एक्यूमुलेटेड हीट मेक्स द ग्रीन हाउस वार्म, जिसका कारण ग्रीन हाउस जो होता है वो गर्म होता है। और फॉर ग्रोइंग प्लांट इज ए कोल्ड प्लेस, कोल्ड प्लेसेज में टेम्परेचर की आवश्यकता होती है पौधों को उगाने में, और इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन हाउस का, ताकि पौधे वहाँ आसानी से हीट एब्जॉर्ब कर सकें। वही परिघटना हमारे अर्थ में होती है, हमारी पृथ्वी में होती है। इस सेम फेनोमेना अकर इन द अर्थ इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही प्रक्रिया आपका
अर्थ में होती है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इट इज़ वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के समय हमारे एटमॉस्फेयर जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो उससे हीट जो है बाहर नहीं जा पाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाता है, और CO2 हीट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर को पूरी तरह गर्म कर देता है, और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे हमें लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना। टर्न ट्रैप टू द अर्थ एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ए ग्लास इन द ग्रीन हाउस। उसी तरह तापमान बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिससे हमें अत्यधिक गर्मी की महसूस होती है, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क करता है। जिस तरह से ग्रीन हाउस आपका ग्लास हाउस इफेक्ट में करता है। द एटमॉस्फेयर कंटेन मिक्सचर ऑफ गैसेज। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कई प्रकार के गैसेज हैं। इट प्रोटेक्टर्स अर्थ फ्रॉम द सन रे। ये सन रे से हमें बचाती है, अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रे को ओजोन लेयर सोख लेती है। एंड देन एक्सेसिव कार्बन, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है एडेड टू एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण बर्निंग किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कब बढ़ेगी, जब बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन अधिक से अधिक तेल, है ना, ट्रांसपोर्ट या उद्योगों में यूज होने वाले फ्यूल्स जलेंगे, तो उससे CO2 निकलेगा जो एटमॉस्फेयर में जाएगा। इट अलाउ द सनलाइट टू रीच द अर्थ एंड वार्म इट्स सरफेस। यह क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचाने में मदद करता है। एंड द कॉज मोर वाटर टू इवेपोरेट इनटू एटमॉस्फेयर, और जिसके कारण एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर उत्पन्न होता है, और यही वाटर वेपर CO2 के साथ, एंड वाटर वेपर बिंग गुड एट द एब्जॉर्बिंग हीट। वाटर वेपर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट कॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम इवन वार्मर। लेकिन फिर भी हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म ही दिखती है। दिस फर्दर पर प्रिवेंट द सरफेस हीट अर्थ इज फ्रॉम एक्सटेपिंग, एंड दिस रिजल्ट इज ए राइज ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी सीधा सीधी समझिए कि सन रे आता है, रेडिएशन होता है हमारे अर्थ सरफेस पर, और अर्थ सरफेस के रेडिएशन के बाद वो एटमॉस्फेयर में जाता है, और CO2 की मात्रा अत्यधिक होने के कारण हीट को वो एटमॉस्फेयर में ही ऑब्जॉर्ब करके रखता है, वो ऊपर उसे नहीं जाने देता है। और वाटर वेपर भी जो इवपोरेट होकर ऊपर जाती है, वो ऊपर नहीं जा पाती है, और वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर एटमॉस्फेयर में ही बनी रहती है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का बढ़ जाता है। एंड इट लास्ट 2 सेंचुरी, लगभग 2 शताब्दियों से इम्पैक्ट दिस फेनोमेन ग्रोथ अप ट्रेमेंडसली। यह जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो रेट है, वो लगभग 200 सालों से बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसके अलावा ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, जिससे हमारा ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में ना जाए, CO2 की मात्रा ना जाए, CFC जो कि AC और फ्रिज से निकलने वाले गैसेज हैं, है ना, इसका इस्तेमाल कम से कम करें। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 आज ख़त्म हो गया। आज का आपका होमवर्क है टू मेक ऑब्जेक्टिव इन बुक में ऑब्जेक्टिव बना के लाइए। अगर बुक नहीं है तो कॉपी में बना के लाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।